हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ चुके थे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए गए हैं गिवन बाय आवर ऑथर हेनरी फेयोल। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑथर जो कि दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ टेक्निक्स। इनका नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का एक ब्रीफ यहाँ पे बैकग्राउंड तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बैकग्राउंड जनरली एग्जाम में नहीं आता है, पर पता नहीं तुम्हारा किस्मत खराब होगा तो क्या पता आ जाए। तो एक छोटा सा रीडिंग करके चल जाना सिर्फ कि कब उनका बर्थ हुआ था और कहाँ पे काम करते थे मेडिएवल स्टील कंपनी के अंदर। ठीक है, बाकी कुछ खास बात इस पे है नहीं, चाहो तो एक रीडिंग कर सकते हो। एग्जाम में आने का ऑलमोस्ट 0.1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है इसका। ठीक है, तो इनके द्वारा दिया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो बहुत डिटेल में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और एग्जाम में आने का हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ये हिस्ट्री और बैकग्राउंड, एफ.डब्ल्यू. टेलर कहाँ के थे, कब बर्थ हुआ था, क्या काम किए थे, क्या अचीवमेंट हुआ था, इस पे कोई खास बात नहीं है। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बट ये एग्जाम में ये वाला स्लाइड नहीं आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए यहां से इंपॉर्टेंट है सबसे पहला व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते समय साइंस को यूज करना, साइंस के रूल्स रेगुलेशंस को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस में क्या होता है, हर चीज का एक कॉज होता है कि कोई चीज क्यों हो रहा है और उसका एक इफेक्ट होता है कि उससे क्या होगा। तो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंस के जो रूल्स होते हैं, उन सब का एक लॉजिक होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे फिजिक्स में कोई लॉ है, केमिस्ट्री के अंदर कोई लॉ बनाया गया है, तो वो हर बार वैलिड होगा। उसको पता है कि हमको वो चीज क्यों हो रहा है और उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो सिमिलरली साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है यूजिंग साइंस इन द मैनेजमेंट। साइंस के टूल्स, साइंस के टेक्निक्स को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी तक जो हम पहले पढ़ रहे थे गिवन बाय हेनरी फेयोल, वो था जनरल मैनेजमेंट, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, देखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली साइंस के रूल्स को यूज करना मैनेजमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन जनरल लैंग्वेज इट मींस अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनेल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। तो साइंस के टूल्स, साइंस के मेथड्स और ट्रेंड लोगों को, पढ़े लिखे एक्सपर्टाइज लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में काम देना, सो दैट उससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज्यादा एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट meant to do and setting that and seeing that they do it in the best and cheapest way। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एग्जैक्टली अपने वर्कर से हम क्या चाहते हैं वो डिसाइड करना और इंश्योर करना कि वो लोग उस काम को कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। क्लियर है ये? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ठीक से जानना, परफेक्टली डिसाइड करना कि वर्कर से हम क्या चाहते हैं और फिर इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हम जो चाहते हैं उसको अचीव कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। क्लियर है? तो कुछ प्रिंसिपल्स दिया गया है, इनके द्वारा भी हम वो पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है? तो टोटल 4 प्रिंसिपल्स गिवन है टेलर के द्वारा, जिसके अंदर हम पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक से समझना क्या है इसका मतलब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, वो क्या है, बल्कि वो एक साइंस है। रूल ऑफ थंब में क्या होता है, अपने इंट्यूशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट अगर डिसीजंस लेता है तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट सिर्फ क्या कर रहा है, मैनेजमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने इंट्यूशन, अपने इच्छा के हिसाब से, जो उसको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। और साइंस का मतलब क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरीज करना, डेटा कलेक्ट करना और उसके हिसाब से डिसीजंस लेना, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको मैं, अगर मैं बोलूं कि आज मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाला है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, मैं अपने मन से बोल रहा हूं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगा, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। मतलब अपने इच्छा से, अपने इंट्यूशन से कोई बात बोलना। और अगर मैं वेदर फोरकास्ट देखकर, वेदर डिपार्टमेंट के डेटास को देखकर एनालाइज करके बोल रहा हूं कि आज बारिश होने वाला है, तो ये क्या है, ये साइंस है। बात समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट करना एक साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम डेटा, सम साइंटिफिक इंक्वायरीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्यूशन या नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। क्लियर है ये? देखना, according to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiries and not on intuition, experience and hit and trial या hit and miss methods। ठीक है? तो हर कुछ साइंटिफिक इंक्वायरी से होना चाहिए, डेटा के हिसाब से होना चाहिए, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या करके देखते हैं क्या होगा, देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, इनसे नहीं होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। सोच समझकर काम करना चाहिए कुछ डेटा या इंक्वायरी के हिसाब से, जो कि रूल ऑफ थंब में मिसिंग होता है। रूल ऑफ थंब मीन डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurements of methods and ways of production। तो जो रूल ऑफ थंब है वो डिक्टेटरशिप जैसा है, जो मैनेजर चाहेगा, जो उसको ठीक लगेगा वैसा वो ऑर्डर पास करेगा। ये होता है रूल ऑफ थंब, अपने इंट्यूशन से ऑर्डर देना। बट साइंस होने से क्या होगा, साइंटिफिक इंक्वायरीज होगा, डेटा कलेक्ट होगा, बेस्ट मेथड सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देंगे, तो वो ज्यादा बेटर होने का चांसेस है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल in rule of thumb the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of past experience। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सपोज एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बताना है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने मन से बोलता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 8 आवर्स लगना चाहिए। तो अपने मन से 8 घंटा डिसाइड करना कि 8 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ये क्या है, ये रूल ऑफ थंब है। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने मन के हिसाब से 8 घंटा का स्टैंडर्ड सेट किया गया है। बट साइंस बोलता है कि कुछ वर्कर्स को देख लो काम करते हुए, उन लोग कितना समय लगाते हैं देखो,
और उसके हिसाब से फिर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करो। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग साइंस। कौन सा बेटर रहेगा, अपने मन मर्जी बोलना कि 8 घंटा का काम 8 घंटा में कर लो, या फिर वर्कर को काम करते हुए देखना, कौन सा वर्कर कैसे काम कर रहा है, कितना समय लग रहा है देखना, और उसके हिसाब से एक एवरेज टाइम सेट करना। तो साइंस ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू द इंट्यूशन और द एक्सपीरियंस। ठीक है, देखना नेक्स्ट लास्ट, टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट। स्टैंडर्ड टाइम कैसे सेट होना चाहिए, साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, ये जो मैं बताया तुमको कि वर्कर को काम करते हुए देखना और फिर कौन सा वर्कर कितना समय लगा रहा है देखकर एक एवरेज टाइम डिसाइड करना, उसी को बोलते हैं टाइम स्टडी। आगे चल के बहुत डिटेल में आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स्ड। क्लियर है, तो अगर हमको सेट करना है कि वर्कर को कितना समय लगना चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने में, अगर हम अपने मन मर्जी टाइम सेट करते तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। अगर हम वर्कर्स को काम करवाते हैं और कौन कितना समय ले रहा है उसके हिसाब से टाइम सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, साइंस ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू द रूल ऑफ थंब। क्लियर, नेक्स्ट, ये गया पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है यूनिटी, मिलजुल कर काम करना एकता से, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनी। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा होना, फाइट्स होना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉर्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिटी होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे किसके किसके बीच में ये बोल रहा है, दो ग्रुप होता है, एक हो गया तुम्हारा एम्प्लॉयर और दूसरे हो गए एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो काम करवा रहा है, और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप का मेंटालिटी अलग अलग है। एम्प्लॉयर को लगता है कि एम्प्लॉय कोई काम का नहीं है, खाली पैसा ले रहा है और इसे कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉय को क्या लगता है, बहुत काम दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा और जो सैलरी दिया जा रहा है वो सैलरी सफिशिएंट नहीं है। क्या लगता है कौन सही बोल रहा है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय? दोनों का ही मेंटालिटी गलत है। यही है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल का बोलना है कि किसी को भी किसी के बिना नहीं चलेगा, ना ही एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के बिना चलेगा और ना ही एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के बिना। तो इस प्रिंसिपल का बोलना है कि दोनों को एक दूसरे के तरफ मेंटालिटी जो है वो चेंज करने का जरूरत है। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक। हार्मोनी का मतलब है मिलजुल कर काम करना, यूनिटी से काम करना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से काम करना। ठीक है, किनके बारे में बोल रहा है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बारे में, क्योंकि दो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, एक हो गया एम्प्लॉय और दूसरे हो गए एम्प्लॉयर्स। ठीक है, देखना सबसे पहला, जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर मतलब एम्प्लॉय का क्या मेंटालिटी होता है, वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर पेड, कम पैसा मिलता है उनको, एंड आर ओवरबर्डन्ड विद द वर्क। तो वर्कर को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम पैसा दे रहा है और बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। ठीक है, विद द वर्कर। एंड मैनेजमेंट को क्या लगता है, मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर कोई काम नहीं करता, चुपचाप खाली बैठा रहता है और टाइम वेस्ट करता है। तो क्या लगता है कौन ठीक बोल रहा है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं बोल रहा। एम्प्लॉय एक दिन नहीं आएगा तो उसको एम्प्लॉयर
जो एम्प्लॉयर है उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय अगर नया जॉब खोजने जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा पुराने एम्प्लॉयर का इंपॉर्टेंस, राइट। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल बोलता है कि इन दोनों को एक दूसरे के तरफ मेंटालिटी चेंज करने का जरूरत है। इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के तरफ अपना मेंटालिटी बदलने का जरूरत है, और इसको बोलते हैं क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक दूसरे के तरफ ये एटीट्यूड चेंज करेंगे, और दिस इज कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे चेंज करेंगे? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट हमको एम्प्लॉय को भी देना चाहिए, और एम्प्लॉय को भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों को एक दूसरे की तरह मेंटालिटी चेंज करने का जरूरत है, और इस चेंज इन मेंटालिटी को बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, Taylor feels that prosperity of organization depends upon the prosperity of employer as well as the employee। तो टेलर का मानना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है कि उसके एम्प्लॉयर्स और उसके एम्प्लॉयज कितने खुश हैं और कितने मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है इसका देखना। द मेन ऑब्जेक्टिव वर्कर इज टू अर्न मोर। तो वर्कर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ज्यादा पैसा मिले। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन को। तो अगर एक काम किया जाए, वर्कर जितना पीस बनाएगा उसके हिसाब से हम उसको पैसा देंगे, तो उससे क्या होगा, वर्कर ज्यादा प्रोड्यूस करने का कोशिश करेगा, और अगर वर्कर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा, वर्कर को ज्यादा सैलरी या ज्यादा वेजेस मिलेगा, और एम्प्लॉयर का क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम वर्कर को पैसा दें पर पीस के हिसाब से तो इससे वर्कर का भी अर्निंग्स बढ़ेगा, दूसरा मैनेजमेंट में भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैनेजमेंट भी ज्यादा खुश होगा। ठीक है, देखना, इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा ना करके, फॉर ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव, वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो पर पीस के हिसाब से पैसा दे दो, जिससे क्या होगा, वर्कर भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वर्कर का भी सैलरी और वेजेस बढ़ेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जापानीज कंपनीज में क्या होता है, अगर वर्कर डिससेटिस्फाइड है मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजंस को लेकर, अगर वर्कर डिससेटिस्फाइड है तो हमारे इंडिया जैसे वहां स्ट्राइक्स नहीं करने लग जाते। इंडिया में तो एक दिक्कत आया, चलो स्ट्राइक करो, दंगा करो, उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन बाहर कंट्रीज के अंदर, जैसे जापानीज कंपनीज के अंदर, वर्कर्स क्या करते हैं, ब्लैक रिबन टाई करते हैं, ब्लैक रिबन बांधते हैं यहाँ पे, वो दिखाता है कि वर्कर डिससेटिस्फाइड है कुछ चीज को लेकर, मैनेजमेंट उनको पूछता है और एक्शंस लेता है वर्कर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वर्कर ये मानते हैं कि कंपनी हमारा ही तो है, तो अपनी बात मनवाने के लिए कंपनी को बंद करना, स्ट्राइक्स करना, वो सही डिसीजन नहीं है। हमको प्रॉब्लम किससे है, मैनेजमेंट से। हम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि हम डिससेटिस्फाइड हैं, कैसे पहुंचाएंगे, ब्लैक रिबन टाई करेंगे, तो मैनेजमेंट देखेगा, तो मैनेजमेंट जो हमसे पूछेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट इंडिया में इंडिया में क्या होगा, इंडिया में ऐसा अगर करोगे कि ब्लैक रिबन बांधोगे, बांधे ही रह जाओगे, कोई देखने वाला नहीं है। तो हर कंट्री अपने हिसाब से चल रहा है, हमारे कंट्री में तो स्ट्राइक्स के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है,
राइट, बट वो सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो इन जापानीज कंपनी दिस प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस एज हियर मैनेजर ट्रीट वर्कर एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली। मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर को फैमिली मानता है। एंड वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट शो देयर एजिटेशन, एजिटेशन मतलब उनकी नाराजगी, बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक करके उनकी नाराजगी नहीं दिखाते। वो लोग क्या करते हैं, दे टाई अ ब्लैक रिबन टू शो देयर डिससैटिस्फैक्शन एंड गेन सिंपैथी ऑफ द मैनेजर। क्लियर है? तो ऐसे नहीं कि स्ट्राइक करके अपनी नाराजगी दिखाना, नहीं, क्या करेंगे, ब्लैक रिबन टाई करेंगे, जिससे पता चल जाएगा मैनेजमेंट को कि हम लोग डिससैटिस्फाइड हैं। क्लियर है? तो दिस इज द सेकेंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, ग्रुप में मिलजुल कर काम करना, एक होकर काम करना। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले काम ना करना, मिलकर काम करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेशन। तो ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही प्रिंसिपल है, थोड़ा उसका एक्सटेंशन मान लो इसको। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी कुछ ऐसी बात बोलता है, मिलजुल कर काम करने के बारे में ही बोलता है। ठीक है, देखना, according to this principle works must be carried on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding for each other. Worker and management must work in cooperation. तो ये भी किसके बारे में, ये प्रिंसिपल बोलता है वर्कर एंड मैनेजमेंट को मिलजुल कर काम करना जरूरी है। ठीक है, the management must take workers in confidence before setting up standard task for them, because when standards or targets are set up in consultation of worker, then they will try their best to achieve it. तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट जब कोई भी टारगेट सेट करेगा तो वो टारगेट सेट करने से पहले वर्कर्स को पूछेगा, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेगा और फिर टारगेट सेट करेगा। जब भी कोई चीज सेट किया जाता है वर्कर से पूछकर, तो ज्यादा चांसेस है कि वर्कर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोऑपरेशन लाने के लिए हमको एम्प्लॉइज का सजेशंस मांगना चाहिए, क्योंकि कई बार एम्प्लॉय बहुत अच्छे सजेशंस भी दे सकते हैं। एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड सजेशन। अगर अच्छा सजेशन देता है तो उसमें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेटेड होगा नेक्स्ट बार अच्छे सजेशंस देने के लिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो काम को प्रॉपरली डिवाइड करना, मिलजुल कर काम करना, कोई भी चीज करने से पहले एम्प्लॉयज को पूछना, एम्प्लॉय से सजेशंस लेना, ये बोलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, देखना, फॉर एग्जांपल व्हाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स, इफ मैनेजमेंट आस्क्स देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, डेफिनेटली द वर्कर विल परफॉर्म इट टू द मोर एफिशिएंटली। तो बोल रहा है कोई भी काम देने से पहले वर्कर्स को अगर मैनेजमेंट पूछेगा कि तुमको कौन सा काम पसंद है, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, और इंटरेस्ट के हिसाब से काम दिया जाएगा, तो देयर इज अ हाई चांस कि वर्कर उस काम को बहुत अच्छे से करेगा। क्लियर है? तो दिस इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जहां पर मिलजुल कर काम करना किसका, वर्कर और मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का काम है कोई भी काम करने से पहले एम्प्लॉय से पूछना, उनके सजेशंस लेना, उसके बाद ही डिसीजंस लेना। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट एक छोटा सा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और दिया गया है, वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। डेवलपमेंट मतलब टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, जो नया उनका मार्केट में चल रहा है वो नॉलेज को अपडेट करना, सो दैट वर्कर्स का जो है एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, वर्कर्स जो है सब सिलेक्ट किया जाता है तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ट्रेनिंग मिलता है, बट टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, नया प्रोडक्शन मेथड्स आ गए हैं,
नया रॉ मटेरियल्स आ गया है, तो वर्कर आउटडेटेड हो जाएगा अगर हम उसको नए चीजों के बारे में नहीं बताएंगे तो ये मैनेजमेंट का काम है कि टाइम टू टाइम वर्कर्स के स्किल्स को अपग्रेड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। एक इंडस्ट्री कितना एफिशिएंट है वो डिपेंड करता है कि उसके वर्कर्स कितने एफिशिएंट होंगे। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर ठीक से ट्रेनिंग किया जाएगा तो वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। Taylor insists due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम मिलना चाहिए। Employee must be sent for training. टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, क्या करने के लिए? टू अपडेट देयर नॉलेज, क्योंकि नया नया चीज आते जा रहा है मार्केट में, और अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये चौथा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिनका बोलना है एफडब्ल्यू टेलर का, कि वर्कर्स को टाइम टू टाइम प्रॉपर डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाना जरूरी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंट बनाना है, सबसे पहले वर्कर्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? This is all about what is scientific management and what are the principles of scientific management. Next class के अंदर हम पढ़ेंगे what are the different techniques of scientific management. ठीक है, जुड़े रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।